गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एल्काइन का डिस्कशन फिनिश किया था और मैं अभी दो तीन इंफॉर्मेशन डाइईन से रिलेटेड आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डाइईन्स के बारे में वैसे तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया हुआ है। अगर हम डाइईन्स की बात करें तो डाइईन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, कंजुगेटेड डाइईन, कंजुगेटेड डाइईन जहां पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये कंजुगेटेड डाइईन है। नंबर टू, क्यूमुलेटेड डाइईन, क्यूमुलेटेड डाइईन, क्यूमुलेटेड डाइईन में एक ही कार्बन के दोनों साइड में डबल बॉन्ड होता है, ये क्यूमुलेटेड डाइईन है। एंड नंबर थ्री, आइसोलेटेड डाइईन, आइसोलेटेड डाइईन। इसको हम आइसोलेटेड डाइईन बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो कंजुगेटेड डाइईन है, कंजुगेटेड डाइईन का डिस्कशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंजुगेटेड डाइईन के कंजुगेटेड डाइईन जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोई रिएजेंट जब इस पे अटैक करता है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि एक ही डबल बॉन्ड के दो कार्बन के अराउंड जो है दो ग्रुप अटैच हो जाते हैं। तो एक तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है और दूसरा यहाँ पे 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब कब होगा, इसको समझने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसको मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप नोट करो, एडिशन रिएक्शन across conjugated diene, addition reaction across conjugated diene, addition reaction across conjugated diene। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंजुगेटेड डाइईन है, जैसे ये कंपाउंड है ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके दो स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होते हैं। एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं एस सिस फॉर्म, ये एस सिस फॉर्म बोला जाता है। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, इसको हम एस ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो दो अरेंजमेंट पॉसिबल है ब्यूटा 1,3 डाइईन के, एस सिस फॉर्म एंड एस ट्रांसफॉर्म, और ये दोनों फॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं बिकॉज दे आर इंटरकन्वर्टेबल थ्रू फ्री रोटेशन। ये फ्री रोटेशन के थ्रू इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, दे आर इंटरकन्वर्टेबल थ्रू फ्री रोटेशन, तो इस वजह से ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें क्या है कि जो एस एस फॉर्म है ये लेस स्टेबल होता है
ये लेस स्टेबल है और एस ट्रांस फॉर्म मोर स्टेबल है। पता कैसे चलता है? बोलते हैं जब एस से एस ट्रांस में कन्वर्ट होता है तो हीट रिलीज होती है। जब एस फॉर्म एस ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हीट रिलीज होती है। तो इस वजह से क्या है, क्योंकि ये मोर स्टेबल फॉर्म है और ये लेस स्टेबल फॉर्म है, तो नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा अमाउंट में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा अमाउंट में एस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एस सिस फॉर्म को अगर कंसीडर करें तो ये नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलता, कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। वैसे भी एक बात बहुत क्लियर है, ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जहां पे दो फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो, तो लो टेम्परेचर पे जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वो ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है और हाई टेम्परेचर पे लेस स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट एंड हाई टेम्परेचर पे लेस स्टेबल प्रोडक्ट। तो अगर हम रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे करा रहे हैं तो ज्यादातर अमाउंट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर हम रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे करा रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप इस बात को नोट कर लो। देखो, at low temperature at low temperature s transform s transform at low temperature s transform, whereas at high temperature s cis form, whereas at high temperature s cis form predominates. At low temperature s transform, whereas at high temperature s cis form predominates. ठीक है, और अब देखो जरा, अगर एस cis फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है और एक रिएजेंट से हम इसको रिएक्ट कराते हैं, मान लो ये रिएजेंट है, इससे ये रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट पहले फॉर्म होता है और इस ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है जिसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है और इसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है जो कि स्टेबल होती है। ठीक है, तो अगर एस सिस फॉर्म है तो एस सिस फॉर्म इस रिलेटिवली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म करते हुए इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक बात और इंपॉर्टेंट है, आप प्रोडक्ट को जरा देखो। प्रोडक्ट के अंदर जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। ठीक है, डबल बॉन्ड के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से ये मोर स्टेबल होता है। आप इस बात को लिख लेना, यहाँ पे इसी के साथ लिख लेना, ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, due to greater number of hyperconjugating structure of double bond present inside the product, due to greater number of hyperconjugating structure of double bond present inside the product, it is more stable,
इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखते हैं जरा एस ट्रांस के केस में क्या होगा। एस ट्रांस के केस में क्या होगा अगर एस ट्रांस है, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब यहां पे हमने अगर इस रिएजेंट को कंसीडर किया और मान लो ये भी इसी तरीके से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो कुछ ऐसे सिचुएशन होगी बेटा। कुछ इस तरीके से वो ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा अगर बनता है तो। और आप देख सकते हो कि ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है। स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये अनस्टेबल है। स्ट्रेन्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब सोचो, एक तरफ तो वो ट्रांजिशन स्टेट है, उस पे भी क्या है, स्ट्रेन्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट अपने आप में ही बहुत अनस्टेबल होता है और उसमें स्ट्रेन्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होना चाहेगा। और अगर ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होना चाहेगा तो एस ट्रांस 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं हो पाता है। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट is not produced. One four edition product is not produced क्योंकि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए ये वाला ट्रांजिशन स्टेट बनना चाहिए जो फॉर्म नहीं होता। तो होता क्या है, अगर एस ट्रांसफॉर्म है तो एस ट्रांसफॉर्म के केस में आप हमेशा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को देखोगे। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का वो यहां आना चाहिए, नेगेटिव पार्ट जो है ये अंदर आना चाहिए। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हमेशा यहां पे फॉर्म होगा, ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अगर आप मैकेनिज्म रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखो तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, फिर वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होकर के 1,2 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो अपने दिमाग में ये क्लियरली बैठा लेना कि अगर एस ट्रांस है तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहेगा, और अगर एस सिस है तो वो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहेगा। दिस इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एंड दिस इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा? ये जो इंफॉर्मेशन मैंने बताया हुआ है ये आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि लो टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन हो रही है तो ज्यादा अमाउंट इसका होगा एस ट्रांस का। अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो ज्यादातर ये एग्जिस्ट करेगा, और ये एग्जिस्ट करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, और हायर टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। इस बात को लिख लो। Therefore,
at low temperature, therefore at low temperature conjugated diene, therefore at low temperature conjugated diene produces 1,2 addition product as major product, produces 1,2 addition product as major product, whereas at high temperature it produces 1,4 addition product as major product, 1,4 addition product as major product, 1,4 addition product as major product. तो लेकिन एक चीज यहाँ पे समझ लेना बेटा, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये साइक्लिक है, तो यहाँ पे ऐसा फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है बेटा। यहाँ पे इस बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो कि क्या है, एस सिस है। और क्योंकि ये एस सिस है, तो इसको अगर आप रिएक्ट करा रहे हो किसी रिएजेंट के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ, तो ये हमेशा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा, हमेशा ये इसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर ये साइक्लिक कंजुगेटेड डाइइन है, उसका आप उसके अक्रॉस अगर आप एडिशन करा रहे हो, तो हमेशा एडिशन में 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज ऐसा कंजुगेटेड डाइइन सिर्फ एक अरेंजमेंट को फॉलो करता है, और वो है एस सिस। ये हमेशा एस सिस फॉर्म को ही फॉलो करेगा। ये बात क्लियर हुई? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? बाकी कंजुगेटेड डाइइन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी डायल-सेल्टर रिएक्शन, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। डायल-सेल्टर रिएक्शन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, बेंजाइन इंटरमीडिएट के साथ। अब आप नोट करो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, that is arenes, aromatic hydrocarbons, that is arenes। तो इसमें आप लिखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके कुछ प्रिपरेशन मेथड मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे एक तो मैंने एल्केन में बताया था आपको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एल्केन में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस करने का एक मेथड है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखो, फर्स्ट रिएक्शन एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन,
एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। अब देखो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। अगर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को देखें तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा एल्केन है जिसके प्रिंसिपल चेन में 6 और मोर देन 6 कार्बन है, एल्केन जिसके प्रिंसिपल चेन में 6 और मोर देन 6 कार्बन है, और उसको हम हाई टेम्परेचर 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 टू 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे अगर ट्रीट करते हैं विथ Cr2O3 एंड Al2O3, V2O5 एंड Al2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड Al2O3, तो क्या होता है, वो डिहाइड्रोजिनेट होकर के बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करता है। तो आप एक बार लिख लो इसका डिटेल, एरोमेटाइजेशन का डिटेल लिखो। when alkane containing 6 or more than 6 carbon atom, when alkane containing 6 or more than 6 carbon atom in principal chain, when alkane containing 6 or more than 6 carbon atom in principal chain is treated with Cr2O3 along with Al2O3, Cr2O3 along with Al2O3, V2O5 along with Al2O3, molybdenum oxide along with Al2O3 at temperature 500 to 600 degree centigrade, at temperature 500 to 600 degree centigrade and pressure 10 to 20 atmosphere, and pressure 10 to 20 atmosphere, then benzene or its derivative, alkyl derivative, are produced. ठीक है, तो जैसे अगर बेंजीन बनाना है तो बेंजीन बनाने के लिए हम नॉर्मल हेक्सेन को कंसीडर करेंगे, और नॉर्मल हेक्सेन को इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, मान लो Cr2O3 और Al2O3 को यूज कर लिया। टेम्परेचर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं 550 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर मान लो हम यूज कर रहे हैं 15 एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो क्या होता है, ये डिहाइड्रोजिनेट होकर के ये बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है, बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। बाकी हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्सीडाइज होकर के ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो, अगर नॉर्मल हेक्सेन है तो बेंजीन बन जाएगा, अगर नॉर्मल हेप्टेन होगा तो टॉलिन बन जाएगा, अगर नॉर्मल ऑक्टेन होगा तो इथाइल बेंजीन हो जाएगा। बाकी सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको एल्केन में बता चुका हूं, तो इसको एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, बाय पॉलीमराइजेशन, बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ terminal alkyne, by cyclic polymerization of terminal alkyne। तो अब जरा देखना, अभी ये एल्काइन में लास्ट में ये रिएक्शन डिस्कस किया था। अगर हमारे पास
एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन का कंसीडर कर रहे हैं और इसको रेड हॉट आयरन और कॉपर ट्यूब से पास करते हैं। ठीक है, आयरन और कॉपर ट्यूब से पास करते हैं। टेम्परेचर है ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यूज करते हैं। तो क्या होता है, ये ट्राइमराइज हो जाता है, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन इसका देखने को मिलता है और साइक्लिक ट्राइमराइजेशन के थ्रू बेंजीन प्रोड्यूस हो जाता है। साइक्लिक ट्राइमराइजेशन के थ्रू ये बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर आप टॉलीन बनाना चाहते हो तो 1 मोल प्रोपाइन का और 2 मोल इथाइन का यूज करो। अगर टॉलीन बनाना है तो 1 मोल प्रोपाइन एंड 2 मोल इथाइन, यानी कि 1:2 मोल रेशियो में अगर आप इनको यूज करोगे तो टॉलीन बन जाएगा। और अगर आपको जाइलीन बनाना है तो 2 मोल प्रोपाइन का और 1 मोल इथाइन का, यानी कि 2:1 मोलर रेशियो में प्रोपाइन और इथाइन को यूज करेंगे। और अगर आप 3 मोल प्रोपाइन का यूज कर ले तो मेसिटिलीन बन जाएगा। तो बाकी सारी बात मैं आपको बता चुका हूं एल्काइन में। तो ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड मेथड लिखो बेटा, थर्ड मेथड लिखो, by dehydrogenation, by dehydrogenation of cycloalkane, dehydrogenation of cycloalkane, cycloalkene etc. by dehydrogenation of cycloalkane, cycloalkene etc. तो अब जरा देखो क्या करते हैं यहां पे। जैसे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसको हम पैलेडियम और चारकोल के साथ, पैलेडियम और चारकोल के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स टेम्परेचर एंड 10 एटमॉस्फेयर के अक्रॉस प्रेशर कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि जो कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है वही कैटलिस्ट डिहाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज होता है। जो कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है वही कैटलिस्ट डिहाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज होता है, क्योंकि उसका रोल क्या है, उसका रोल है एक जगह से हाइड्रोजन लेना और दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ठीक है, तो जहां से वो हाइड्रोजन ले रहा है वहां पे डिहाइड्रोजनेशन कर रहा है और जहां पे ट्रांसफर करा रहा है वहां पे हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो catalyst used for catalyst used for hydrogenation are also used for dehydrogenation. तो हम इसको पैलेडियम चारकोल के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन में ट्रीट कर रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे ये डिहाइड्रोजिनेट होगा और डिहाइड्रोजिनेट होकर के ये बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर मान लो हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन को कंसिडर करते हैं तब भी बेंजीन बन जाएगा। अगर आप साइक्लोहेक्साडाइन को कंसिडर करते हो, साइक्लोहेक्साडाइन चाहे ये फॉर्म हो, मतलब ये आइसोलेटेड हो या कंजुगेटेड हो, तो यहां भी बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड लिखो बेटा, नेक्स्ट मेथड लिखो, Diels-Felder reaction followed by dehydrogenation. Diels-Felder reaction followed by dehydrogenation. Diels-Felder reaction
followed by dehydrogenation. देखो क्या करते हैं यहां पे, हमारे पास एक कंजुगेटेड डाइन है, ठीक है, इसके साथ हम कंसीडर कर रहे हैं एक एल्कीन को, कंजुगेटेड डाइन है और उसके साथ एल्कीन को कंसीडर कर रहे हैं, इसको हीट करते हैं एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स, कोई कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे ये 4 कार्बन इन 2 कार्बन के क्रॉस ऐड हो जाता है, ऐड होकर के ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो एक तरीके से ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है, कंजुगेट एडिशन प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, ये होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, और फिर ये कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब देखो ये बन गया, अब हम क्या करते हैं, इसको डिहाइड्रोजनेट कर देते हैं, पैलेडियम चारकोल के साथ हीट कर दिया, बाकी टेम्परेचर ना भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैलेडियम चारकोल के साथ इसको हीट कर दिया। तो हीट करने पे क्या होता है, ये डिहाइड्रोजनेट होकर के बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ये डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू बेंजीन को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से भी आप बेंजीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें ये जो पहला स्टेप है ये डायल्सेल्डर रिएक्शन, अगला मेथड लिखो बेटा, लिखो प्रिपरेशन फ्रॉम substituted benzene, preparation from substituted benzene, preparation from substituted benzene। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से बेंजीन कैसे बना सकते हैं, इसमें फर्स्ट मेथड लिखो प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोबेंजीन, प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोबेंजीन, प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोबेंजीन। देखो अगर हमारे पास मोनोहैलोजिनेटेड बेंजीन है, मोनोहैलोजिनेटेड बेंजीन है हमारे पास, और हम इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दो मेथड है, पहले फर्स्ट मेथड बता रहा हूं आपको। इसको क्या करते हैं, इसको निकेल एल्युमिनियम एलॉय के साथ, ठीक है, निकेल एल्युमिनियम एलॉय के साथ, निकेल एल्युमिनियम एलॉय और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करते हैं। इट इज बॉयल्ड विथ निकेल एल्युमिनियम एलॉय एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप याद करो मैंने बताया था इस तरीके से रेनी निकेल को फॉर्म किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और रेने निकेल। तो रेने निकेल के साथ हीट किया तो वो इसको रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हैलोबेंजीन से बेंजीन बन जाता है। अगर हैलोबेंजीन को निकेल एल्युमिनियम एलॉय के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में बॉयल करते हैं तो रेने निकेल बनता है, जो कि एक अच्छा हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। ये रेने निकेल क्या करता है, इसको रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देता है।
ये रिडक्शन रिएक्शन। आप जरा देखो, एक और तरीका है इसको प्रोड्यूस करने का। हेलोबेंजीन है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले मैग्नीशियम और ईथर के साथ हीट करते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले मैग्नीशियम और ईथर के साथ हीट करते हैं। तो मैग्नीशियम और ईथर के साथ हीट करने पे ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बना लेता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। और फिर क्या होता है, अगर हम इसको किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कराएं जिसके पास सफिशिएंटली एसिडिक हाइड्रोजन है, लाइक वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, टर्मिनल एल्काइन हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है जैसे एसिटिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक है। अगर हम उसके साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा और मैग्नीशियम के साथ ए और एक्स ये जुड़ जाएंगे, ये बन जाता है। नेक्स्ट मेथड लिखो बेटा, प्रिपरेशन फ्रॉम फिनॉल, प्रिपरेशन फ्रॉम फिनॉल। प्रिपरेशन फ्रॉम फिनॉल, तो नोट करो, व्हेन फिनॉल इज डिस्टिल्ड, when phenol is distilled with scrap zinc, when phenol is distilled with scrap zinc, that is powdered zinc, that is powdered zinc, then benzene is obtained, then benzene is obtained। फिनॉल को हमने कंसीडर किया, इसको जिंक पाउडर के साथ, ठीक है, जिंक पाउडर के साथ हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे क्या होता है, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक ऑक्साइड बनता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट मेथड लिखो, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजोइक एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, अगर हम बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ, अगर बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो ये डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है और डी कार्बोक्सिलेट होकर के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, अगर बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो ये डीकार्बोक्सिलेट होकर के बेंजीन बना लेता है। ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला मेथड देखो, अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड नहीं कंसंट्रेटेड नहीं बेटा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर हीट करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करते हैं, अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे तो एक और SO3H आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करने पे ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, और वो H पॉजिटिव क्या करता है, SO3H को यहां से हटा देता है। ठीक है, इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन। वैसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इस रिएक्शन को नहीं बोलते, बल्कि किसी भी ऐसी रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन जहां पे बेंजीन रिंग से अदर देन हाइड्रोजन कोई और ग्रुप को रिप्लेस किया जा रहा है विद सम अदर ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन के अलावा प्रेजेंट किसी और ग्रुप को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे SO3H ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है उसको रिप्लेस किया जा रहा है, तो इसलिए ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। तो रिएक्शन के थ्रू बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये रिप्लेसमेंट और भी आसानी से होता है जब यहां पे SO3H के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर SO3H ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिप्लेसमेंट और भी इजीली परफॉर्म होगा। तो एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पे इसको याद रखने के लिए लिख भी सकते हो कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिप्लेसमेंट और इजीली हो सकता है। अब देखो, एक और मेथड है बेंजीन बनाने का, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। देखो कैसे, सबसे पहले हम इसको एल्काली से रिएक्ट कराते हैं। मान लो NaOH के साथ रिएक्ट कराए, तो NaOH से रिएक्ट कराने पे यहाँ पे इसका सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट SO3Na। ये सोडियम सॉल्ट बन गया, और फिर हम क्या करते हैं, इसको इसको सोडियम हाइड्राइड के साथ फ्यूज करते हैं। इट गेट्स फ्यूज्ड विथ सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड के साथ हमने इसको फ्यूज किया है। तो जब हम इसको सोडियम हाइड्राइड के साथ फ्यूज करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू बेंजीन, और इसके साथ बनता है सोडियम सल्फाइड Na2SO3।
बेंजीन बन जाता है और सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और मेथड लिखो, प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से बेंजीन बनाना है। ये जितने भी मेथड बता रहा हूं ना, ये सब कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट किसी ग्रुप को अगर आपको हटाना है तो हटाने के लिए आपको इन मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। उसको हटा के फिर कुछ और लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो एनिलीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे? देखो, एनिलीन यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक NH2 ग्रुप, ये है एनिलीन। अब हमने क्या किया, इसको ट्रीट किया NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ लो टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलीन को हमने ट्रीट किया NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन होता है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये भी मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुका हूं। तो यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और फिर उसके बाद देखो क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को H3PO2 के साथ हीट करते हैं। H3PO2 के साथ हीट करते हैं। यहां पे आप दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट को भी यूज कर सकते हो, जैसे NaH भी यूज किया जा सकता है। सोडियम हाइड्राइड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्राइड के साथ हीट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ट्रीट करने पे क्या होता है, ये N2Cl हट जाता है और वहां पे हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, N2Cl हट जाएगा और हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन होती है। तो एक तरीके से पूरी रिएक्शन को अगर देखा जाए तो डीएमिनेशन बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर जो अमाइन ग्रुप है उसको हम हटा रहे हैं, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड डीएमिनेशन। डीएमिनेशन रिएक्शन, डीएमिनेशन रिएक्शन। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गए बेटा? बेंजीन के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो क्लियर हो गए आपको? आप देखो, क्योंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि एरोमेटिसिटी क्या है। तो एरोमेटिसिटी के बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको जीओसी में बता चुका हूं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो चुका है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी का डिस्कशन एनसीईआरटी में है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं आ जाता हूं ये एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो लिख लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन्स।
chemical properties of arenes. Chemical properties of arenes. Chemical properties of arenes. तो यहां पे लिखो बेटा, एरीन्स mainly undergo in following type of chemical reaction. Arenes mainly undergo in following type of chemical reaction. कौन कौन सी रिएक्शन है? नंबर 1 एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरीन्स की। तो अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लिखो एडिशन रिएक्शन। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन। तो इसमें लिखो बेटा, एरीन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजिली। Arenes do not undergo addition reaction easily. Arenes do not undergo addition reaction easily because of formation of non-aromatic product. Because of formation of non-aromatic product. क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि बहुत स्टेबल है, और एडिशन के बाद ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं जो कि रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है। इस वजह से ये आसानी से एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अच्छा, इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एरीन को कंसीडर करो तो पहले जो डबल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन में प्रॉब्लम आती है। एक बार अगर पहले डबल बॉन्ड का एडिशन हो गया, उसके बाद फर्दर एडिशन और आसानी से होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एडिशन में ही हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही पहला डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, और एक बार अगर वो नॉन एरोमेटिक बन गया तो फिर आगे एडिशन जो है वो वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल एल्कीन या एल्काइन का होता है। तो अब हम एडिशन रिएक्शन को कंसीडर करें तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन को कंसीडर करें तो इसमें दो टाइप के एडिशन है। पहला कंप्लीट रिडक्शन है, और दूसरा पार्शियल रिडक्शन है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो फर्स्ट केस कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। देखो, अगर हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन को हम रैनेनिकल के साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, रैनेनिकल के साथ अलग से हाइड्रोजन भी यूज करते हैं, रैनेनिकल के साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, विगोरसली हीट करते हैं, तब जाकर के ये रिड्यूस होता है।
जबकि नॉर्मल एल्कीन या एल्काइन हो तो रेने निकल जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में उसको रिड्यूस कर देता है। तो अगर बेंजीन को रेने निकल और हाइड्रोजन के साथ विगरसली हीट करते हैं तो वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है। यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, अगर कोई डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, तब जब हम इसको रेने निकल के साथ हीट करेंगे, ठीक है, तब जब हम इसको रेने निकल के साथ हीट करेंगे या निकल और हाइड्रोजन के साथ अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, तो बाहर वाला डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होता है। इस कंडीशन में जो बाहर वाला डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर वाला डबल बॉन्ड है, वो रिड्यूस होगा। अगर रिंग के बेंजीन रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है तो वो उस डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा जब हम उसको रेने निकल के साथ विगरसली हीट करेंगे या रेने निकल के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर बाहर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तब क्या होगा, रेने निकल के साथ विगरसली हीट करने पे जो बेंजीन रिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। ये कंप्लीट रिडक्शन है, ये कंप्लीट रिडक्शन है। इस इंफॉर्मेशन को आप नोट में लिखना। ये क्लियर हो गया बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर बेंजीन रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है, चाहे वो रिंग के साथ कंजुगेशन में हो या नहीं हो, और उसको हम रेने निकल के साथ विगरसली हीट कर रहे हैं या रेने निकल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो हमेशा वो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होगा। बट अगर बाहर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है और हम रेने निकल के साथ उसको विगरसली हीट कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाएगी। अब बात आती है सेकंड केस की, पार्शियल रिडक्शन। लिखो पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन में यहां पे मैं जिस रिएक्शन को कंसीडर करने जा रहा हूं उसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। बर्च रिडक्शन को मैं पहले एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो बर्च रिडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रैकेट पे लिख लेना बर्च रिडक्शन। अगर बेंजीन को सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, बेंजीन को सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पे साइक्लोहेक्साडाइन का फॉर्मेशन होता है जो कि कंजुगेटेड नहीं होता। ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं होगी। अगर बेंजीन को सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है तो ये साइक्लोहेक्साडाइन फॉर्म होता है जिसमें डबल बॉन्ड कंजुगेशन में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब जरा देखो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, क्यों ये जानना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर आगे के फैक्ट्स भी आपको समझ में आएंगे। तो देखो, बेंजीन को हम कंसिडर कर रहे हैं, सोडियम हमने लिया, सोडियम इज अ नेचुरल फ्री रेडिकल। तो सोडियम की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इनकी होमोलिसिस हो जाती है। सोडियम की प्रेजेंस में इन डबल बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है, मतलब यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये चारों कार्बन पे फ्री रेडिकल बन जाता है। अब क्या होता है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन का जो फ्री रेडिकल है वो मिल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है। सोडियम क्या करता है,
सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इनमें से एक कार्बन को ट्रांसफर कर देता है, तो इससे ऐसा इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट क्या करता है, ये अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। यहां पे सोडियम आयन रिमूव आता है, मतलब सोडियम आयन और अमाइड आयन मिलकर के सोडामाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो बेटा, यहां से ये फ्री रेडिकल बन गया, इस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, फिर से हम एक सोडियम को कंसीडर करते हैं, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर कर देता है। तो जब ये कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उससे ये कार्बन आयन बन जाएगा। फिर क्या होता है, ये कार्बन आयन अमोनिया से, ठीक है, ये अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। अमाइड आयन रिमूव हो गया और ये साइक्लोहेक्साडाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये मैकेनिज्म है इसकी। अब जरा देखो बेटा, अगर बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है और हम इसको सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमें प्रोडक्ट डिसाइड करना है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट में या तो ये प्रोडक्ट होगा, समझ लेना इस बात को, या तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, या तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यही पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब देखते हैं कौन सा बनेगा। ये मैकेनिज्म है रिएक्शन की। आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे ये एनायन फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हमेशा ये चाहेगा कि ये एनायन के ऊपर वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट दिखाए, जिससे कि एनायन स्टेबल हो। तो इसका मतलब है कि अगर, अब समझो बेटा इस बात को, अगर ये एनायन बन जाता है, अगर ये एनायन फॉर्म होता है तो वो स्टेबल होगा। अगर ये वाला एनायन फॉर्म होता है तो वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एनायन के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और अगर ये ओरिएंटेशन होगा तो ऑब्वियसली ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसका मतलब आप ये याद रखो कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो जो डबल बॉन्ड्स होंगे वो उस कार्बन को छोड़ करके लाई करेंगे जहां पे वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब ये वाला प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस में। जैसे
अगर मान लो हम यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन को कंसिडर करते हैं, साइनोबेंजीन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, साइनोबेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है, तो हमेशा यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये बात समझ में आई सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है और इसको हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तब हमेशा ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस कार्बन पे है वहां पे डबल बॉन्ड आएगा, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट हमेशा आइसोलेटेड होता है, कंजुगेटेड नहीं होता। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि जो कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है, कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर उस पर इफेक्ट दिखाएगा तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बढ़ाएगा और कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसा कार्बन आयन फॉर्म करना चाहते हैं अगर ये कार्बन आयन फॉर्म हो तो अच्छा है, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ ये कार्बन आयन कंजुगेशन में भी नहीं होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट तो इधर आएगा ना, इस साइड में, इधर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो कार्बन आयन इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बस यही याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है तो इस ओरिएंटेशन के साथ प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस ओरिएंटेशन के साथ प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो बेटा, एडिशन रिएक्शन में लिखो एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन बेंजीन, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन बेंजीन। एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन बेंजीन, नोट करो, when benzene is treated with excess of halogen, when benzene is treated with excess of halogen like chlorine or bromine, when benzene is treated with excess of halogen like chlorine or bromine in presence of diffused sunlight, in presence of diffused sunlight, in presence of diffused sunlight, diffused sunlight का मतलब low intensity light, in presence of diffused sunlight, then benzene hexahalide, then benzene hexahalide
then benzene hexahalide is obtained. Then benzene hexahalide is obtained. Benzene hexahalide is obtained. देखो, अगर हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C6H6 C6H6Cl6 C6H6Cl6 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसको बोलते हैं 666। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन है, इसलिए इसको 666 भी बोला जाता है। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसी का एक आइसोमर होता है जो एक पावरफुल पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड is called गैमेक्सीन। ये इसका कॉमर्शियल नेम है, is called गैमेक्सीन। और इसका एक और नाम है लिंडेन भी बोलते हैं इसको। और लिंडेन which is used as powerful pesticide, which is used as powerful pesticide। ठीक है, ये बहुत तगड़ा पेस्टिसाइड है। तो अब इसका गामा आइसोमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा इसको समझो। इसके गामा आइसोमर का स्ट्रक्चर, तो अगर हम इसके गामा आइसोमर का स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा। ये गामा आइसोमर का स्ट्रक्चर, 1,4 पोजीशन के जो क्लोरीन है ये सेम साइड में, बाकी क्लोरीन अपोजिट साइड में। इसी को गैमेक्सीन बोलते हैं। ये गैमेक्सीन और लिंडेन है, जो कि एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड होता है। यहां पे एक बात समझ लेना, अगर इस क्लोरीन के साथ हमने ल्यूइस एसिड यूज कर लिया होता, जैसे AlCl3 यूज कर लिया होता है, FeCl3 यूज कर लिया होता, आयरन यूज कर लिया होता, तब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये पार्टिसिपेट करता है। उसको बोलते हैं हैलोजन कैरियर। FeCl3, AlCl3, आयरन, ये सब हैलोजन कैरियर बोले जाते हैं। तो अगर हैलोजन बेंजीन को हैलोजन के साथ हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं,
तब तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर बेंजीन को हैलोजन के साथ विदाउट हैलोजन कैरियर ट्रीट कर रहे हैं तो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? एडिशन रिएक्शन में एक और रिएक्शन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड फ्रॉम बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड फ्रॉम बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड फ्रॉम बेंजीन। देखो, अगर बेंजीन को ओजोन के साथ डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं। आपको इसको एक्सेस में यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेस में ये सब कुछ होना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, इन तीनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस ओजोनाइड फॉर्मेशन होगा। तो ओजोनाइड फॉर्मेशन कैसे होगा जरा देखना। पहले तो जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है आप उसको फॉर्म कर लो। सिंगल बॉन्ड को आप एज इट इज रिप्रेजेंट करो, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद क्या है, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे ओजोनाइड फॉर्मेशन होगा। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो अब यहाँ पे हम ओजोनाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक ओजोनाइड हमने बना दिया। इसी तरीके से यहां भी डबल बॉन्ड था तो एक ओजोनाइड यहां भी बन जाएगा। ऐसे ही यहां पे डबल बॉन्ड था तो एक ओजोनाइड यहां भी फॉर्म हो जाएगा। ये ट्राई ओजोनाइड है, ट्राई ओजोनाइड, ठीक है, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड ऑफ बेंजीन, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ट्राई ओजोनाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो उसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे अगर हमने इसको ट्रीट किया, मैं दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूं। अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं जिंक और H2O के साथ, ठीक है, और सिर्फ H2O के साथ, तो यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी। तो जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड जो आप देख रहे हो, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, मतलब ये ट्राइओजोनाइड इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, ये पार्ट इंटैक्ट रहेगा, ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और अगर ब्रेक होगा तो ध्यान देना यहाँ पे ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, बिकॉज कार्बन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे ग्लाइऑक्सल फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से आप देखो इधर भी ग्लाइऑक्सल बनेगा, ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन इधर भी होगा, ठीक है, और ग्लाइऑक्सल फॉर्मेशन इधर भी हो।
ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसके 3 मॉलिक्यूल, ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। और अगर हम यहीं पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। तो इस केस में आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सैलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल। अगर आप बेंजीन की ओजोनोलिसिस कराते हो तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मान लो हमारे पास ऑर्थोजाइलीन है, ऑर्थोजाइलीन अगर ये, और हम इसकी ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ऑर्थोजाइलीन की ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, तो ओजोनोलिसिस के थ्रू क्या प्रोडक्ट बनेगा? नॉर्मली क्या होता है जब लो से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जिस डबल बॉन्ड का जो ओरिएंटेशन उनको दिखता है यहाँ पे, उसी ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो नहीं है, पाई बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, बल्कि ये पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पे डी लोकलाइज्ड है। तो डी लोकलाइज है तो मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये तो हो ही सकता है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, और इन दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। जैसे अगर ये इसको आप कंसीडर करोगे तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ओजोनाइट फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला कार्बन जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इधर मिथाइल, इधर एक एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल है, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है 2 डिग्री। ये वाला कार्बन को अगर आप देखोगे ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इस कार्बन को देखोगे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इस कार्बन को देखोगे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसको देखोगे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसको देखोगे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, जबकि इस केस में देखो क्या है, इस केस में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बाकी चारों क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर आप यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हो तो इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो मतलब ओजोन और जिंक के साथ अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट ये होगा बेटा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल तो पाइरुवल डिहाइड का बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है पाइरुवल डिहाइड का, CH3COCHO, और एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल का फॉर्म हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल पाइरुवल डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल का फॉर्म हो रहा है। अब जरा इस केस में देखना क्या बनेगा, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक देखो एक मॉलिक्यूल तो ये बनेगा, ये डाइओन, ब्यूटेन 2,3 डाइओन। और उसके अलावा अगर आप देखो यहां से ग्लाइऑक्सल और यहां से ग्लाइऑक्सल, तो ग्लाइऑक्सल के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। तो आप देखो ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है।
तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, आप एरीन्स को देख रहे हो, एरीन्स में कभी भी आप जो बेंजीन रिंग के अंदर वाले डबल बॉन्ड है ना, उनको लोकलाइज समझ करके कभी एनालिसिस मत करना, क्योंकि वो डबल बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज होते हैं। तो डीलोकलाइजेशन के थ्रू जितने भी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, उन सबके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट देखना है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो ये ट्राइओजोनाइड फॉर्मेशन जो मैंने बताया आपको, ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल है और एडिशन का भी एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा पार्शियल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है बेंजीन का। लिख लो, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेटा, अगर हम बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं। बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ, बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा? बोलते हैं यहां पे फिनॉल बन जाता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो फिनॉल बन जाता है। और अगर हम इस फिनॉल को स्क्रैप जिंक के साथ, यानी कि पाउडर जिंक के साथ हीट करें तो बेंजीन बन जाता है। मतलब इससे इसको भी बनाया जा सकता है और इससे इसको भी बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो रिडक्शन रिएक्शन को यूज करेंगे। बेंजीन से फिनॉल बनाने का एक और तरीका है, जरा देखो। बेंजीन से फिनॉल, क्या हम बोल सकते हैं ब्रोमो बेंजीन से फिनॉल अगर हमें बनाना है तो देखो, ब्रोमो बेंजीन से फिनॉल हम बना सकते हैं। कैसे? जैसे ब्रोमो बेंजीन है हमारे पास, इसको हमने मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में हीट किया तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट बन जाता है बेटा। अभी पीछे भी देखा था आपने, यहाँ पे ग्रिग्नॉड रिएजेंट बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं। ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने पे ये फॉर्म कर लेता है C6H5OMgBr, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाफ O2, यानी कि ऑक्सीजन को आपको लिमिटिंग अमाउंट में कंसिडर करना पड़ेगा, तो C6H5OMgBr बन जाता है। और फिर क्या करते हैं, हम इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं, इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं। एसिडिफिकेशन कराने पे ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप फिनॉल बना सकते हो फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन।
एक बात यहां पे और इंपॉर्टेंट है, अगर हम एल्काइल बेंजीन को कंसीडर करते हैं, या पहले बेंजीन को, अगर हम बेंजीन को कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, मतलब एसिडिफाइड KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4, हॉट HNO3, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ विगरस हीटिंग करते हैं, विगरस हीटिंग, और वो भी क्या, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, विगरस हीटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो उस सिचुएशन में यहां पे ये प्रोडक्ट बनता है, चार कार्बन जो बेंजीन का है बेटा, वो चार कार्बन इसका फॉर्मेशन करता है, ये है मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, 4 कार्बन जो बेंजीन का है वो इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, मैलिक एनहाइड्राइड। बच गया 2 कार्बन, वो 2 कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बाकी जो 2 कार्बन है वो CO2 बना लेते हैं। अब यहीं पे एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, जरा देखना। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। आप कोई भी अल्काइल ग्रुप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम इसको विगरसली हीट करते हैं तो क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बेंजीन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप है जिसके अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन है, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर विगरसली हीट करते हैं, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होकर के बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये एल्काइल ग्रुप को हटा दिया जाए यहां से, तो फिर क्या करोगे, इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, तो ये पूरा पार्ट रिमूव होकर के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको एल्काइल बेंजीन से बेंजीन बनाना है, एल्काइल बेंजीन से बेंजीन बनाना है, मतलब बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप को हटाना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले उसको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ विगरसली हीट करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लो, फिर बेंजोइक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करा दो। अब देखो, अगर यहां पे अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है, अगर अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है, तब क्या होगा, हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ विगरस हीटिंग करते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, विगरस हीटिंग, उसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग भी बोलते हैं।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ विगरस हीटिंग करते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मान लो कि एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, रिंग के जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 है, मतलब लेबल्ड कार्बन। अब इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बोलते हैं ऐसे सिचुएशन में रिंग ब्रेक होती है। ठीक है, इस सिचुएशन में रिंग ब्रेक होगी, जैसे यहां पे रिंग ब्रेक हुई थी ना, उसी तरीके से इधर भी रिंग ब्रेक होती है। रिंग ब्रेक होती है और ये एल्काइल ग्रुप से जो कार्बन रिंग का अटैच है ना, ये हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये वाला कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो मतलब एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे ये बनेगा बेटा, एक प्रोडक्ट ये बनना है। हमें एक एक कार्बन का हिसाब चाहिए। तो देखो ये C14 उस एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, बच गए 5 कार्बन, 5 में से 4 कार्बन इसका फॉर्मेशन करते हैं। जो रिमेनिंग 5 कार्बन है उनमें से 4 कार्बन मैलिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। रिमेनिंग 4 कार्बन प्रोड्यूसेस मैलिक एनहाइड्राइड। बच गया एक कार्बन, तो वो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये समझ में आ गया बेटा, ये सारी कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर हम कंसिडर करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक और फैक्ट आता है, इसको भी नोट कर लो। बस इसी पे मैं आज की क्लास को फिनिश कर रहा हूं। लिखो, इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन इटार्ड्स रिएक्शन बहुत फेमस नेम है, और एनसीईआरटी में ये अगर आप देखोगे तो जो +2 की एनसीईआरटी है उसमें ये गिवन है एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में, इटार्ड्स रिएक्शन। सर तो आप, हाँ बोलो। सर ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है उसमें, हाँ उसमें लिखा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ठीक। एग्जांपल लिखो। when toluene when toluene is treated with when toluene is treated with chromyl chloride when toluene is treated with chromyl chloride, ठीक है, when toluene is treated with chromyl chloride, then a chromyl complex then a chromyl complex is produced then a chromyl complex is produced then a chromyl complex is produced which undergo hydrolysis which undergo hydrolysis which undergo hydrolysis to give benzaldehyde which undergo hydrolysis to give benzaldehyde। तो जो क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर के बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। देखो बेटा,
मान लो ये है टॉलिन, इसको हमने रिएक्ट कराया CrO2 Cl2 के साथ, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करने पे ये बन जाता है। एक बार IIT एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था, ये क्रोमिल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पूछा गया था। ये क्रोमिल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो CrO2 Cl2 के साथ जब हम इसको ट्रीट करते थे क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और फिर देखो क्या होता है जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के लिए आप एसिड और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस दोनों को कंसीडर कर सकते हो, H पॉजिटिव और H2O एंड OH नेगेटिव। तो क्या होता है, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पे H आया और इधर OH आया, ऐसे ही ये ब्रेक होगा, इधर H आएगा, इधर OH आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेम डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाता है, जेम डाइऑल प्रोड्यूस हो जाता है। और जेम डाइऑल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है। तो क्योंकि जेम डाइऑल अनस्टेबल है इसलिए ये फॉर्म होते ही डिकम्पोज हो जाता है। जैसे ही ये फॉर्म होगा तुरंत ये डिकम्पोज हो जाएगा और यहां से बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि टॉलिन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये है इटार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसा ही प्रोडक्ट एक रिएक्शन में फॉर्म होता है बट उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, मैं इसी के साथ बता देता हूं, फटाफट इसको नोट कर लो। जैसे टॉलिन है, टॉलिन को हमने ट्रीट किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया CrO3 की प्रेजेंस में। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CrO3 की प्रेजेंस में ट्रीट किया तो यहां से बन जाता है बेटा बेंजल डाई एसिटेट, बेंजल डाई एसिटेट बन जाता है। ये बेंजल डाई एसिटेट का फॉर्मेशन होता है। और फिर जब बेंजल डाई एसिटेट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मान लो हमने एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया तो जेम डाइऑल बनेगा। ये एस्टर है तो एस्टर का डीएस्टरिफिकेशन हो जाता है तो जेम डाइऑल बनता है और फिर ये डिहाइड्रेट होकर के बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक तरीका है टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का। तो मैंने आपको एडिशन और ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और डिस्कस करना है तो कल की क्लास में सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कल आपका टेस्ट होना है एल्कीन का, ठीक है, कल एल्कीन का टेस्ट होगा और आज इवनिंग में डाउट क्लास होगी। पिछली क्लास क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई थी
तो आज मैं क्लास को थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लूंगा। 6 to 7:30 आज डाउट क्लास रखेंगे बेटा, 6 से 7:30। ठीक है, आप में से जिनको भी प्रॉब्लम्स पूछनी है, तो आप चाहो तो पहले आप अपने जो डाउट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। पहले उनको अगर भेज दोगे तो मेरे लिए जो है उसको डिस्कस करना आसान रहेगा। ठीक है, और आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आज इवनिंग में डाउट क्लास होगी 6 to 7:30 और कल आपका टेस्ट होगा एल्कीन का।